हाँ जी, अब हम लोग मैराथन के अंदर डे कौन सा है आज? 4। ओके, तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को मारो गोली। हम जो बड़े क्वेश्चंस है ना, जो हमने किए हैं, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वही टिपिकल लगते हैं तुम लोगों को। तो न्यू डिसीजन और रिप्लेसमेंट डिसीजन वाले, कि कैसे पता चलता है सर न्यू है और कैसे पता चलता है रिप्लेसमेंट, और उनका सोल्यूशन कैसे होगा। कि मॉड्यूल का अगर कोई बच्चा देखता है ना, तो मॉड्यूल में तो भैया, हाँ, वो थोड़े एक्सपर्ट लोग हैं तो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। हाँ रन, चलो देखो, सबसे पहले अपन ने शायद यही बड़ा वाला क्वेश्चन किया था, 10 वाला ही। ओके, अब इसमें क्या था, न्यू प्रोजेक्ट भी था और रिप्लेसमेंट भी था। कैसे? अ कंपनी है जस्ट इंस्टॉल अ मशीन, दिमाग में इमेज बनाना है। कभी भी बड़ा क्वेश्चन लो, दिमाग में हमेशा क्या बनता है, इमेज। और वैसे भी कैपिटल बस्टिंग तो क्या है, डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग के लिए स्टोरी सुनना तो बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग के लिए पहले आपको सारी सिचुएशन को जानना जरूरी है, कि क्या चल रहा है, क्या चाहता है, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है, तभी तो आप डिसीजन दे पाओगे। चलिए, तो अ कंपनी है जस्ट इंस्टॉल अ मशीन मॉडल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो उसने जस्ट एक मशीन लगवाई है मॉडल ए, नया प्रोडक्ट के लिए। कैपिटल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपए था। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 1 लाख यूनिट्स, सॉरी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कितना, 50,000 रुपए, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। अच्छा, डेप्रीशिएशन के अलावा हर साल इसको रन करने का खर्चा लगता है 50,000। These costs are estimated on the basis of annual volume of 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 1 लाख यूनिट्स का हम ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रोडक्शन होगा, हम 1 लाख यूनिट साल भर में बनाते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है इन यूनिट्स को बनाने के लिए, 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट लग जाती है। सेलिंग प्राइस हम बेचते कितने में, 5 रुपए में बेचते हैं। मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल। ये मॉडल ए के बारे में बताया, जो अभी अभी हमने लगा ली है, इंस्टॉल कर ली है। कंपनी हैज नाउ कम अक्रॉस अनदर मशीन कॉल्ड सुपर मॉडल। याद है दिव्यांश आया था और उसने कहा था कि हाँ सर, मॉडल एक ही जगह क्या लगा लो, सुपर मॉडल। मुझे ये तो क्या रहता है कि कौन आया था, है ना। तो सुपर मॉडल लगवा लो, विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग द सेम वॉल्यूम। अच्छा, वो भी 1 लाख यूनिट्स बनाएगी। मैंने कहा अच्छा, इसमें तो फिर क्या बात है, ये भी 1 लाख, वो भी 1 लाख, और बताओ का सालाना कॉस्टिंग कितनी लगेगी। अच्छा, यहाँ ये हुई ना फायदे वाली बात, 50,000 की जगह कितनी लगेगी, सिर्फ 30,000। तो हर साल सेविंग हो रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, कितने का, 20,000 रुपए का। सेविंग इन कॉस्ट क्या कहलाता है, कैश इनफ्लो। रट लेने का, सेविंग इन कॉस्ट इज ऑल्सो, हाँ जी, कैश इनफ्लो। ओके, तो 50,000 रुपये मेरा कैश इनफ्लो होगा अगर मैं मॉडल ए की जगह सुपर मॉडल यूज करता हूं तो। क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, तो हमेशा डिसीजन कैसे, जो अपने को कंसीडर करना होगा डेटा, वो कैसे करने होंगे, एडिशनल और सेविंग, इंक्रीमेंटल। ओके, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, यहां पर भी डेप्रिसिएशन को नहीं कंसीडर किया। फिक्स कॉस्ट कितनी लगने वाली है, सेम। मैंने कहा अच्छा सेम है, इसका मतलब इसका ये भी अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है। ओके, दिस मशीन ऑल्सो हैव 5 ईयर लाइफ। मैंने कहा ये भी क्या बात हुई यार, वो भी 5 साल, ये भी 5 साल, ठीक है। नो रेजिडुअल वैल्यू, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है इसको बेचोगे तो। कैपिटल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे लेकिन आपको। मैं कहा पुरानी का क्या करूंगा, पुरानी बेच देना ना। क्या बोला, द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ द मशीन मॉडल ए, जो अभी अभी आपने लगवाई है, कितने रुपए में, 50,000 रुपए में। लेकिन उसको हटाने का खर्चा कितना लग जाएगा, 10,000। तो आपके हाथ में नेट कितना मिलेगा, 40,000 ही बचेगा। नेट कैश इनफ्लो तो 40,000 ही हुआ। ओके, इग्नोर टैक्स, तो इग्नोर डेप्रीशिएशन। मैंने कहा था जब ये बोले इग्नोर टैक्स, तो तुम बोलना इग्नोर डेप्रीशिएशन। एंड ऑल्सो क्या, प्रॉफिट और लॉस पे जो टैक्स देना होता है या टैक्स सेविंग होता है, उसको भी इग्नोर करना होगा। अगर एसेट बेचने में फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो टैक्स देना पड़ता था, बट काय का देंगे, क्योंकि अगला बोल रहा है इग्नोर टैक्स। अच्छा, लॉस होता था तो टैक्स सेविंग होता है, लेकिन भैया टैक्स सेविंग भी कहां से होगा जब टैक्स है ही नहीं, इग्नोर टैक्स। ओके, तो दो जगह बच गए हम लोग। हमको एक तो डेप्रिसिएशन का पूरे कंसिडर में ध्यान में नहीं रखना, और दूसरा हमको प्रॉफिट और लॉस पे टैक्स का दिमाग में नहीं रखना। ओके, तो प्रॉफिट लॉस पे जब टैक्स का दिमाग ही नहीं रखना है, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट ही क्यों करूंगा मैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस मुझे कैलकुलेट ही क्यों करना है, सिंपल कितने में बेचा या कितने में, बस वही ध्यान रखना है। नाउ इन व्यू ऑफ द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लग रहा है, तो कंपनी चाहती है कि वो मशीन मॉडल ए को हटा दे और सुपर मॉडल उसकी जगह लगवा ले। अब आपको ये बताना है कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे।
फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करने के लिए आपको पी फैक्टर्स गिवन, और जब भी क्वेश्चन में पी फैक्टर्स गिवन हो तो आपको वही वाले यूज करने हैं. स्टेट वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए मशीन बाय इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल. रिप्लेसमेंट डिसीजन क्लियरली पता चल रहा है कि रिप्लेसमेंट डिसीजन है. Will there be any change in your decision if model A machine has not been installed? अच्छा, वो बोल रहा है अगर मॉडल ए आपने अभी तक लगवाया ही नहीं होता, इंस्टॉल ही नहीं किया होता, तो क्या वो पीछे वाला गेट बंद करता. हाँ, तो क्या आपके डिसीजन मेकिंग को कोई फर्क पड़ता? मैंने कहा अच्छा फिर तो ये न्यू प्रोजेक्ट हो गया, ये तो न्यू डिसीजन हो गया, न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन. ओके, क्योंकि अगर मैंने मॉडल ए अभी तक लगवाया ही नहीं है, दैट मीन्स अभी मैं इस सिचुएशन में हूं कि मुझे ये जज करना है कि मॉडल ए खरीदूं कि सुपर मॉडल खरीदूं. तो ये मेरे पास क्या रहेगा? न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन रहेगा. ओके, तो इसी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों चीजें सीखी थी, और इसमें मैंने पहले आपको करवाया था कौन सा? न्यू प्रोजेक्ट वाला. मैं कहा सेकंड वाला पार्ट हम पहले सीखते हैं, मॉडल ए वर्सेस सुपर मॉडल. कैसे जज होगा? मैंने कहा था जितने भी बड़े क्वेश्चन आपको तीन पार्ट में आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है, तीन स्टेज में आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है. पहला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. यहां हम ये देखते हैं कि भैया उसके लिए पैसा कितना लग रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए आपका पैसा कितना लग रहा है. फिर हम देखते हैं इंटरिम कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू. दैट मींस हर साल जो आप कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में देखते हैं. भाई प्रेजेंट वैल्यू में तो लाना ही पड़ेगा ना, एनपीवी निकालेंगे तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो चाहिएगा और प्रेजेंट वैल्यू में ही आउटफ्लो चाहिएगा. ओके, और हम ये देखते हैं भैया जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तब भी तो लास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज द टर्मिनल कैश फ्लो, उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर करते हैं. तो अब हम लास्ट में देख लेंगे कितना आया माइनस कितना गया. कितना आया सर? हर साल आया इंटरिम, लास्ट में आया टर्मिनल, माइनस कितना गया? दैट इज कैश आउटफ्लो. सबको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में. ओके जी, देन कैसे होगा? मॉडल ए सुपर मॉडल आज कितना लग रहा है? मैंने कहा देखो जी न्यू प्रोजेक्ट वाला है ना, अभी हम ये दिमाग में रख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट वाला नहीं. अभी हमारे पास हम ऐसी सिचुएशन में कि चाहे मॉडल ए खरीद लो चाहे सुपर मॉडल खरीद लो. तो मैं कहा मॉडल ए का रुपया लग रहा है 1 लाख और सुपर मॉडल का लग रहा है 1.5 लाख, और तो कुछ नहीं लग रहा. सर अभी लगा, आने वाले साल में कुछ लग रहा है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर कुछ लग रहा है क्या? क्या कुछ कैपिटल कॉस्ट लग रही है क्या? नहीं, कैपिटल कॉस्ट तो नहीं लग रही सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है बट कैपिटल कॉस्ट नहीं है. हर साल लगने वाला बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो हम इंटर में कंसिडर कर लेंगे, लेकिन मान लो आपको ऐसा बोलता 3 साल बाद है ना, इसमें हम एक और इक्विपमेंट फिट करेंगे, उसकी कॉस्टिंग 50,000 आएगी, तो उसको भी हम इसी वो यस इंटरिम में तो हम क्या लेते हैं कि भैया हर साल अपनी सेल कितनी हो रही है माइनस उसको सेल को करने के लिए आपके खर्चे कितने हो रहे हैं. लेकिन अगर आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है आने वाले सालों में भी, तो उसका भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके कहाँ काउंट कर लेते हैं? आउटफ्लो वाले कॉलम में ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि वरना वो अकेला पड़ा रह जाएगा वरना इंटरिम के अंदर अजीब सा. ठीक है ना? सो तो हम इसको यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं. ओके, इंटरिम में क्या देखोगे? हम 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं, 5 रुपए में बेचते हैं, चाहे मॉडल ए हो चाहे सुपर मॉडल. माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें 50,000 इसमें 30,000, माइनस फिक्स कॉस्ट, इसमें भी 4 लाख और इसमें भी 4 लाख. ओके, लिखते चलो. कैश फ्लो आ गया, कैश इनफ्लो आ गया. आपका कैश इनफ्लो क्यों आ गया? सर डेप्रिसिएशन लेस नहीं करोगे क्या? मैंने कहा नहीं रे, इग्नोर टैक्स तो इग्नोर डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन नहीं करना. अच्छा, होता तो पहले लेस डेप्रिसिएशन करता, पीबीटी आता, लेस टैक्स करके आफ्टर टैक्स आता, आफ्टर टैक्स में वापस एड बैक डेप्रिसिएशन करता, तो जाके कैश इनफ्लो आता. डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो काय को लेस करना और काय को ऐड करना. सॉरी, टैक्स है ही नहीं तो टैक्स भी गया, डेप्रिसिएशन भी लेस और ऐड नहीं करना, कैश इनफ्लो. ओके, फिर उसके बाद आया क्या? अब हम ये जो कैश फ्लो हैं अपने ये भी जज करना पड़ता था ना, इंटरिम कैश फ्लो भी हर साल सेम हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं? इस क्वेश्चन में हर साल क्या थे? सेम थे. तो हर ईयर वाइज मुझे अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 नहीं करना पड़ा. ओके, हर साल सेम था तो हर साल की कैश इनफ्लो भी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई. तो मैंने इस 50,000 और 70,000 को क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और उनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. समझ में आया? और अब टर्मिनल में बोला था कुछ नहीं मिल रहा, सेल्वेज वैल्यू कुछ है ही नहीं, रेजिडुअल वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो निल निल, बस एनपीवी आ गया मॉडल ए और सुपर मॉडल. अब जिसका एनपीवी ज्यादा होगा हम वही मशीन खरीद लेंगे. किसका ज्यादा था? सुपर मॉडल, तो हम सुपर मॉडल खरीद लेंगे अगर न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन हुआ तो. लेकिन अगर यही रिप्लेसमेंट डिसीजन होता तो हम सेक्शन तो वही बनाते 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल, लेकिन इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बेसिस पर करते हैं, डिफरेंस अमाउंट पर. अब मैं क्या देखता? अच्छा, जब भी
अब क्या होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, भैया मेरे को पुरानी मैंने लगवा ली है, अब मेरे को नई खरीदनी है, तो पुरानी बेचूंगा और नहीं खरीदूंगा, तो नई खरीदने के क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, नई खरीदने के पैसे लग गए 1.5 लाख। पुरानी बेच भी तो दूंगा, पुरानी बेचूंगा कितने में, मैंने कहा 50 में बेचा था, लेकिन क्या करें हटाने के खर्चे 10,000 लग गए, तो नेट हाथ में 40 ही बैठा, तो 1.5 लाख तो नई मशीन खरीदने के लग गए, 40,000 पुरानी मशीन बेचने से नेट हाथ में आ गए। मैं कहा पुरानी बेचा तो फायदा या नुकसान तो हुआ होगा ना, टैक्स सेविंग या लॉस। मैंने कहा हुआ ही होगा ऑब्वियसली, अभी अभी हमने 1 लाख में खरीदी थी, 1 लाख में खरीदी और अभी अपन बेच रहे 50,000 में उसको, तो ऑब्वियसली नुकसान हुआ। अब नुकसान पे क्या होगा, आपको टैक्स सेविंग कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इग्नोर, हाँ टैक्स सेविंग कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान क्यों करते हैं टैक्स सेविंग, ये नुकसान आप किसी ना किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो अब गवर्नमेंट को टैक्स देना कम पड़ता है कि नहीं कम पड़ता है, कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है वो भी तो एक तरीके से इन्फ्लो ही है आपका। क्लियर है भाई, हाँ मान लो यहाँ पे नुकसान हुआ, और मान लो कोई बिजनेस है आपका ही, एक और बिजनेस है, वहां पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, 1 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है 30%, मान लो 30,000 का, लेकिन मान लो कोई लॉस हुआ 20,000 का, अब गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्सेबल इनकम कितना कंसिडर करेगा गवर्नमेंट, 80,000, तो गवर्नमेंट को टैक्स किस पे देना पड़ेगा, 80 पे देना पड़ेगा। 1 लाख पे देते 30% के हिसाब से तो 30,000 रुपये टैक्स लगता, लेकिन अगर अपन 80,000 पे 30% देंगे तो 24,000 ही देना पड़ेगा, 6,000 रुपये का टैक्स सेविंग हुआ कि नहीं हुआ, तो 20,000 जो आपका लॉस था जिसकी वजह से आपको टैक्स सेविंग होगा, तो 20,000 का 30% कितना, 6,000 हुआ कि नहीं हुआ, 6,000 कैसे भी निकाल लो, हम क्या करते हैं 20,000 का नुकसान हुआ, नुकसान का 30%, 6,000 का टैक्स सेविंग, और वैसे भी देख लो भैया 1 लाख पे देते तो 30,000 और 80,000 पे दिया तो 24,000, 6,000 हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आई वाली चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वापस बोल देता हूँ। मैंने कहा 1 लाख का मेरा कहीं बिजनेस में प्रॉफिट है, और यहां पर एसेट बेचने पर मान लो 20,000 का नुकसान हो गया, तो अब मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स 1 लाख पे देना है कि 80,000 पे देना है, 80,000 पे देना है। 1 लाख पे देता तो 30,000 देता, 80,000 पे दूंगा तो 24,000 दूंगा, 6,000 का टैक्स सेविंग हुआ ना। हम उस टैक्स सेविंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहा अच्छा 20,000 का लॉस है और 20,000 का 30%, 6,000, दैट इज द टैक्स सेविंग। क्लियर है वाली चीज। तो टैक्स सेविंग दैट मीन्स अगर आपका ये लॉस नहीं होता तो आप गवर्नमेंट को 30,000 देते, अभी सिर्फ 24 देते, तो 6,000 आपका कैश इनफ्लो ही है। आपने अपने अगर ये लॉस नहीं होता तो मेरे को गवर्नमेंट को 30,000 देने पड़ जाते, लेकिन इस लॉस की वजह से गवर्नमेंट को सिर्फ 24,000 देना पड़ा, तो ये अपना 6,000 भी कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लियर है वाली चीज। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इग्नोर टैक्स लिखा है, सो इग्नोर टैक्स सेविंग ऑल्सो। डन। तो बस 1.5 लाख गया और 40,000 आ गया, नेट कितना गया, 1,10,000। अच्छा, इंटरिम कैश फ्लो हर साल क्या हो रहा है, जब भी रिप्लेसमेंट डिसीजन होगा तो हम कैसे देखते हैं, इंक्रीमेंटल बेसिस पे। तो मैंने देखा फिक्स कॉस्ट तो सेम लग रही है, माल बिक भी सेम रुपए में रहा है, 5 रुपए, नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम बिक रही है, लाख लाख, इनमें तो कोई चेंज नहीं, चेंज सिर्फ कहाँ था, ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैंने कहा पहले 50 लगती थी अभी 30 लगेगी, तो अपनी सेविंग हो रही है 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए की सेविंग दैट इज इनफ्लो, सेविंग इन कॉस्ट दैट मींस इनफ्लो। अभी 20,000 हर साल हो रहा है ना, उसको क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरिम कैश इनफ्लो। हाँ इनफ्लो बोल दो, फ्लो बोल दो, दिल तो जानता ही ना कि ये इनफ्लो है, ठीक है, ओके। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल में कुछ थोड़ी ना आएगा, नहीं सर टर्मिनल लास्ट में जाते हुए 5 साल बाद तो कुछ भी नहीं है, 5 साल बाद क्या पूरी नई वाली मशीन को बेचने से कुछ मिला क्या, नहीं कुछ नहीं मिला, ओके, एनपीवी आ जाएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सिंपल। अब अगर पॉजिटिव आएगा तब तो हम रिप्लेस करेंगे, पॉजिटिव नहीं आएगा तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। नेगेटिव आ गया इसका मतलब भैया मॉडल ए से सुपर मॉडल पे जाना अच्छी बात नहीं है। क्लियर है वाली चीज, ओके, जो मिल गया उसी से काम चलाओ। डन। पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया, वापस गो थ्रू करने से इस बार समझ में आया क्या, हाँ ठीक है, ओके। पहले जब पढ़ा था आपने इसको तब पहली बार पढ़ा था, तो पहली बार में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, एचडी वाली नहीं होती है, ठीक है ना, धुंधला धुंधला सा इमेज बनती है। फिर सेकेंड टाइम वापस जब पढ़ते हैं उसी चीज को तो इमेज क्या होती है, एचडी वाली बनती है, फिर फुल एचडी, फिर धीरे धीरे अल्ट्रा एचडी, इस तरीके से इमेज बनती है। और जब वो अल्ट्रा एचडी बन जाती है तो फिर भैया हाँ अपना
बहुत शानदार वाला पेपर हो जाता है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कंसेप्ट में, जितनी जल्दी आप उन कंसेप्ट को क्लिक कर पाते हैं, उतना ज़्यादा नंबर आने के एग्जाम में चांसेस बन जाते हैं। क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस जो क्लिक हो रहा है वो फटाफट होना चाहिए। उससे क्या होता है, इस पेपर करने में स्पीड भी अपने आप बन जाती है, पेपर में अपने आप स्पीड भी बन जाती है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14। आपके मॉड्यूल का रिप्लेसमेंट वाला ही है क्वेश्चन, जिससे आप रिप्लेसमेंट सीख सकते हैं। और अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन दैट इज नॉट फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर द टैक्स पर्पस एंड हैज अ बुक वैल्यू। एक मशीन है, एक प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी एक मशीन पे बन रहा है, नॉट फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, मतलब अभी भी उसका बुक वैल्यू चल रहा है बुक्स में, एंड हैव अ बुक वैल्यू, कितने का है, 70,000 रुपए का बुक वैल्यू। इट वॉज परचेज फॉर 2,10,000 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले आपने इसे 2,10,000 में खरीदा था। क्या ये 2,10,000 हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट होगा? सर ये संक कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट, डूबी हुई लागत, हिंदी में बोलते हैं संक कॉस्ट को डूबत लागत। ठीक है ना, हाँ भैया ये तो लग चुका है, इससे अपने को अभी डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। 70,000 रुपए बुक वैल्यू, फिर भी ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस मशीन से जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पर यूनिट कॉस्टिंग कितना आता है, पर यूनिट कॉस्टिंग लेबर का लगता है 28 रुपया एक यूनिट बनाने में, इनडायरेक्ट लेबर में लग जाता है 14 रुपया एक यूनिट बनाने में, वेरिएबल ओवरहेड लग जाते हैं 10.5 रुपए के एक यूनिट बनाने में, और फिक्स ओवरहेड लग जाता है 17.5 रुपए एक यूनिट बनाने में। लेकिन मैंने कहा था फिक्स्ड ओवरहेड आर द ओनली अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट। वो कॉस्ट को सिर्फ क्या किया जाता है, बांटा हुआ होता है नंबर ऑफ यूनिट्स पे, अलोकेट किया हुआ रहता है और कुछ नहीं। बट फिक्स कॉस्ट इन द टोटल क्या रहती है, फिक्स रहती है, तभी तो उसका नाम क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इन द टोटल सेम रहती है। ओके, तो प्रोडक्ट चाहे किसी भी मशीन से बनवा लो, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी जब तक कि क्वेश्चन वाला चला के आपको बोले ना कि हाँ यहाँ पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमें लगेगी। ठीक है, अब इन द पास्ट ईयर आप 10,000 यूनिट्स बनाते थे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सुटेबल रिपेयर, अगर आप रिपेयर करवा लेते रहते हो तो आपकी मशीन पुरानी वाली चलती रहेगी। रिपेयरिंग का खर्चा होगा 75,000 पर ईयर। ओके, पुरानी मशीन को चलाना है तो 75,000 रुपये रिपेयरिंग का खर्चा लगेगा। ऑब्वियसली नई के अंदर नहीं लगेगा, या लगेगा तो देखते हैं कितना लगेगा। एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन फॉर अ न्यू इक्विपमेंट। अब एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर आया, उसने कहा हमको पुरानी दे दो, तुम नहीं ले लो। नई कितने की पड़ेगी, 4,20,000 की, और पुरानी के लिए हम तुमको कितना अलाउ कर देंगे, 1,05,000। ओके जी, अब आपकी इस नई मशीन से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे आने वाली है, लेबर के अंदर 14 रुपए लगेंगे, लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर लगेगा एक यूनिट बनाने में 14 रुपए, पहले कितने लगते थे, 28 रुपए लगते थे, अभी सिर्फ नई मशीन में 14 लगेंगे। नई मशीन लगाने तो फायदा है भैया, हर यूनिट पे 14 रुपए की सेविंग है कि नहीं है। और हम बनाते हैं 10,000 यूनिट्स बनाते थे, और आगे भी मान लो 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो 10,000 इंटू 14 रुपए के हिसाब से 1,40,000 रुपए का फायदा, सेविंग। सेविंग इन द कॉस्ट इज ऑल्सो कैश इनफ्लो। मैंने कहा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर पहले 14 लगते थे, अभी 21 लगेंगे। अच्छा, ये तो एडिशनल कॉस्ट आ गई, कितने रुपए की, 7 रुपए की। अदर वेरिएबल ओवरहेड 10.5 के लगा करते थे, अभी 7 के लगेंगे, 3.5 रुपए बच गया पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड नो, कंसिडर नहीं करना। और उसके लिए नीचे लाइन भी लिखी है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर द अलोकेशन फॉर द अदर डिपार्टमेंट। कुछ नहीं, दीज आर ओनली द अलोकेशन, दीज आर इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। कभी भी हम इस तरीके से नहीं लेंगे भैया, हमारे पास और भी बहुत सारी मशीन होती है, तो हम तो क्या करते हैं, पूरी फिक्स कॉस्ट को सब में अलोकेट कर दिया। अब एक मशीन हटा के दूसरी में ले रहे हैं तो उससे फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। प्लस द डेप्रिशिएशन, मैंने कहा डेप्रिशिएशन तो लेंगे ना, मैंने कहा हाँ डेप्रिशिएशन तो कंसिडर करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो हर मशीन का अलग अलग होगा, तो ये वाली फिक्स कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं देखा जाए तो। ओके, फिर नीचे लिखा द ओल्ड मशीन, ये कट क्यों लगा दिया सर, गलत थी क्या क्वेश्चन में लाइन, नहीं, द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ 50,000। मैंने कहा ओपन मार्केट में पुरानी मशीन को 50,000 में बेच सकता हूँ। मैंने कहा क्यों बेचूंगा,
जब ऊपर वो नया मशीन, हाँ नई मशीन के बदले पुरानी मशीन लेके जा रहा है और वो लेके जा रहा है 1,05,000 में, तो मैं 50,000 में मार्केट में क्यों बेचूंगा? कट कर दिया मैंने कहा फालतू लाइन दे रखा है गुमराह करने के लिए। द न्यू मशीन हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल, सेल्वेज वैल्यू कितनी है? 20,000 एट दैट टाइम। 10 साल बाद उसकी सेल्वेज वैल्यू रहेगी 20,000। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, करंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना? 50% टैक्स रेट है। फॉर द टैक्स पर्पज cost of new machine and the book value of old machine may be depreciated in 10 years. दोनों के लिए लाइफ को क्या मानना है आपको? 10 साल कंसिडर करना है। रिक्वायर्ड रेट आपका 10% है और आप अभी भी यूनिट्स कितनी बनाएंगे? 10,000 यूनिट्स बनाएंगे पर ईयर। जितने भी यूनिट्स बनाएंगे उस पर डिसीजन जाएगा कितने यूनिट्स बनाएंगे आप फ्यूचर में। पहले कितने बनाते थे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में तो पहले भी 10 बनाते थे और अभी भी 10 बनाएंगे, लेकिन अब भी अगर मान लो ऊपर 10 होता नीचे 15 होता तो 15 बेसिस पे डिसीजन लेंगे ना। जो बनाते थे वो तो भूल गए भैया, वो तो पुरानी बातें हो गई। डिसीजन मेकिंग फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए, फ्यूचर इनकम्स होनी चाहिए, फ्यूचर से रिलेटेड। भाई आज मैं पैसा लगा रहा हूँ, आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट कब आएगा? फ्यूचर में। तो डिसीजन भी फ्यूचर में कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, फ्यूचर में कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट इज द रिलेवेंट कॉस्ट और दैट इज रिलेवेंट रेवेन्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। The present value of annuity for ₹1 for 9 years at the rate 10% discounting factor. ये क्या दे रखा है आपको? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है। कितने सालों का दे रखा है? 10 सालों का दे रखा है। कितने का? 9 years का। ₹1 का फॉर 9 years क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रखा है, तो 9 years का दे रखा है। और फिर 10वें साल का क्या कर रखा है? अलग से दे रखा है 0.386। अगर मुझे 10 सालों का क्यूमुलेटिव चाहिएगा तो ये 9 के क्यूमुलेटिव में मैं 10वें साल वाला पी फैक्टर ऐड करके फिर क्यूमुलेटिव निकाल लूंगा। शुड द न्यू इक्विपमेंट इज परचेज, क्या नया इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए? पहले ये बताओ कि रिप्लेसमेंट डिसीजन है या न्यू प्रोजेक्ट डिसीजन है? कौन बोल रहे हैं न्यू? हाँ ऐसे बोला ना इसने। हाँ हाँ ना, ऐसे वो सोचते सोचते बोला था। न्यू कहां से लगा तुमको? चीख चीख कर बोल रहा है पुरानी मशीन इतना लगता है, नए में इतना लगेगा, पुरानी के बदले नया करवा लो। हाँ ठीक है जी, रिप्लेसमेंट डिसीजन है। ओके चलिए, अब रिप्लेसमेंट डिसीजन में डिसीजन कैसे आता है सर? इंक्रीमेंटल बेसिस पे, डिफरेंशियल बेसिस पे देखना पड़ता है। तो डिफरेंशियल बेसिस पे मैंने फिर कैसे दिखाया था फिर आपको? इस तरीके से। सेक्शन वही 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इंटरिम कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लोज। अब आज क्या होगा सर? आज नई मशीन लगाएंगे तो उसका कॉस्ट लगेगा, पुरानी मशीन बेच देंगे। 1,05,000 में बेच दी थी ना उस मैन्युफैक्चरर को। ओके, कहा पुरानी बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अगर अच्छा बुक वैल्यू कितनी थी? 70 को बेचा तुम 1,05 में, तो 35 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पे तुमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स पे करेंगे दैट इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो। ओके, और मैंने आउटफ्लो को ऐड क्यों कर दिया सर? क्योंकि मैं सेक्शन कौन सा बना रहा हूँ? आउटफ्लो का सेक्शन बना रहा हूँ, तो इसमें आउटफ्लो ऐड होंगे और इनफ्लो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ओके जी, बस इतना ही लगा था। कोई वर्किंग कैपिटल लगा हो तो तुम देख लो। नहीं लगा सर, वर्किंग कैपिटल भी तो आउटफ्लो माना जाता है। पहले आउटफ्लो माना जाएगा, फिर टर्मिनल के अंदर इनफ्लो माना जाएगा। ओके, इंटरिम मतलब हर साल। अब हर साल क्या हो रहा है सर? हर साल है ना कहीं हमारा पैसा बच रहा है, कहीं हमारा पैसा एक्स्ट्रा भी लग रहा है। कहाँ बच रहा है? सेविंग्स। सर डायरेक्ट लेबर में 14 रुपए बच रहे थे 10,000 यूनिट्स पे, अदर वेरिएबल ओवरहेड में 3.5 रुपए बच रहे थे, ठीक है ना, 10,000 यूनिट्स पे। रिपेयर, पुरानी में रिपेयर कराना पड़ेगा, नई में रिपेयर भी नहीं करवाना पड़ेगा। 75,000 हर साल हो रहा है ये, हर साल सेम है, हर साल सेम है। इक्वेशन करेंगे जिसमें हर साल अलग अलग हो। ओके, ये आ गया टोटल सेविंग्स। अब आ गया क्या एडिशनल, क्या क्या लग रहा है? कॉस्टिंग। मैंने कहा देखो जी, इनडायरेक्ट लेबर में है ना अपने को 7 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा था, और तो और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। पुरानी मशीन कितने की थी? 70,000 की। बुक वैल्यू कितनी है? 70। अगर मैं पुरानी को कंटिन्यू करता हूं तो 70,000 डिवाइड बाय 10 साल, 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन अगर मैं नहीं लेता हूं तो 4,20,000 उसकी कॉस्ट है। स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए था 10 साल बाद। ओके, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल? 40,000। तो मेरा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना हुआ? एडिशनल डेप्रिसिएशन 33,000 का। नाउ सेविंग्स जस्ट लाइक रेवेन्यू, कॉस्ट जस्ट लाइक कॉस्ट। हाँ एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट यहां हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सेविंग्स बिफोर टैक्स। और जस्ट लाइक पीबीटी में से लेस टैक्स होता है, वैसे ही सेविंग्स बिफोर टैक्स में से भी लेस टैक्स करके सेविंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एड बैक करते हो ना डेप्रीशिएशन को, इसमें भी डेप्रीशिएशन एड बैक करना है। कौन सा वाला, जो लेस किया था वो, वही तो ऐड होगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन वाला। ओके डन, दैट इज द एनुअल कैश फ्लो। अब हर साल का सेम है तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव करने के लिए मैंने क्या किया, 9 इयर्स का तो दे ही रखा था, उसमें 10th ईयर का और ऐड कर दिया। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या आएगा, लास्ट में कुछ मिल रहा था क्या, हाँ सर वो नई मशीन है ना 20,000 रुपए देके जा रही थी, पुरानी मशीन वाला यहाँ पे कंसिडर, अरे पुरानी तो अभी बेच दी थी ना, अब भी स्टार्टिंग में ही बेच दी थी पुरानी, तो यहाँ पे ही बेच दी थी, ये यहाँ पर ही, तो अभी 10 साल बाद पुरानी का कोई मतलब ही नहीं है। 10 साल बाद पुरानी थोड़ी ना रहेगी अपने गोडाउन में, नहीं रहेगी। 10 साल बाद तो केवल और केवल न्यू वाली रहेगी, उसको बेचने से कुछ मिलता है तो देख लो 20,000 रुपए। अच्छा 20,000 में बेचा सर, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान, एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे, एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया तो आपने 20,000 तो ऐसे ही रख लिया था सेल्वेज वैल्यू कि इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब दैट मींस 10 साल बाद आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए। 40 40 40 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगा, 4 लाख डेप्रिशिएट हो गई, 4 20 माइनस 4 लाख बचा कितना, 20,000। अब 20,000 वाली बुक वैल्यू थी, बेच भी तुम 20,000 में रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एसएलएम फॉलो कर रहे हो और आप सेल्वेज वैल्यू पे बेच रहे हो, दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो प्रॉफिट लॉस नहीं तो टैक्स पेड या टैक्स सेविंग भी नहीं। तो जो भी 20,000 रुपए आ रहे हैं 10th ईयर में आ रहे हैं, उसको 10th ईयर की पी फैक्टर से, जिस साल का कैश फ्लो उसी साल का पी फैक्टर, जिस साल का कैश फ्लो उसी साल का पी फैक्टर। पी फैक्टर सबसे लास्ट में लगाना होता है जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है ना, चाहे प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो वाला सेक्शन हो, चाहे इंटरिम वाला हो, चाहे टर्मिनल वाला हो, पहले कैश फ्लोज की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद पी फैक्टर अप्लाई होता है। ओके, एनपीवी आ जाएगा, इंटरिम प्लस टर्मिनल माइनस आउटफ्लो, डन। ओके जी, ये हो गया। अच्छा ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन किया था अपन ने, 15th वाला 75,000 हर साल लगे, उसमें लिखा हुआ है पर ईयर। 15 वाला क्वेश्चन अच्छा था, इसमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था, याद आया, इसमें आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था और आपको बोला था कि अगर हम इतना कमा लें तो कितना कमा लें, हम चाहते हैं कि 15% कमा लें, 15% कमा लें, याद आया, कुछ कुछ याद है, ये तो याद ही नहीं आया। एडवर्टीजमेंट का खर्चा अलग, अदर का खर्चा अलग, मैंने कहा दोनों को मिलाएंगे तो, दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 1.5 लाख का खर्चा, 1.5 लाख का खर्चा हर साल, 1.5 लाख का खर्चा। इसमें क्या था, आपको बाकी इंफॉर्मेशन, आपसे डिसीजन नहीं पूछा है कि एनपी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, नहीं, वो चाहता है कि देखो जी भैया ये मैं ना एक नया, हाँ ट्रांजिस्टर, न्यू रेडियो ट्रांजिस्टर लेकर आया हूँ, जिसमें लैंप भी है, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 8,000 यूनिट्स बेच पाऊंगा। अभी इसको मेरे को कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 25 लाख रुपए आ रही है प्रोजेक्ट के अंदर, 4 साल की इसकी लाइफ है। और यहाँ पे हर साल अपने को प्रमोशनल एक्सपेंसेस लगने वाले थे, तो हर साल के प्रमोशनल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट और अदर दोनों का जब मैं ऐड कर रहा था, टोटल कर रहा था, वो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख आ रहा था। तो मेरे जी को क्या आया, सुकून मिला। क्यों मिला, हाँ क्योंकि हर साल सेम है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, हर साल का सेपरेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ अच्छा देखते हैं, अभी तक तो मिला सुकून। वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 250 रुपए, मैंने कहा ये भी ठीक है, बढ़िया है। नंबर ऑफ पर यूनिट कितना, 250 रुपए, और हम हर साल ही कितने यूनिट्स बेच पाते हैं, 8,000 यूनिट, मैंने कहा ये भी खर्चा सेम है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना बोल रहा है, 75,000 पर ईयर, मैंने कहा ये भी खर्चा सेम है। फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना है कि नहीं करना है, बोलो, एडिशनल है, करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे रिलेवेंट है, मैंने बोला ना, अगर बोले कि अगर मैं ये ट्रांजिस्टर नहीं लगवाऊं तो क्या फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, मैंने कहा नहीं लगेगी, दैट मीन्स ये रिलेवेंट है। अगर आप अवॉइड कर सकते हो किसी फिक्स्ड एसेट्स को, दैट मीन्स वो रिलेवेंट है, अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं ये ट्रांजिस्टर को, ये प्रोजेक्ट ना कंसिडर करूं, दैट मीन्स मैं फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं, दैट मीन्स वो रिलेवेंट है। क्लियर है, अच्छा जी। कंपनी का प्रॉफिट गोल क्या है, 15% कमाना चाहती है, मैंने कहा कमाना चाहती है मतलब IRR, कमाना चाहती है मतलब IRR, ओके।
अब एसएलएम से डेप्रिसिएशन लग रहा है, टैक्स रेट 40% है, इनिशियल सेलिंग प्राइस आपको बताना था कि मैं कितने में बेचूं कि 15% मेरी अर्निंग हो जाए। तो मैंने याद है वो कंसेप्ट क्या लगाया था, मैंने कहा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट मींस आईआरआर 15%, और आईआरआर पे इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और फिर मैंने ये इनफ्लो आउटफ्लो की कैलकुलेशन कैसे की, मैंने कहा आउटफ्लो तो मुझे पता है, आउटफ्लो तो कितना लग रहा है 25 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन इनफ्लो कैसे आएगा। मैंने कहा इनफ्लो के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा कि भैया मैं मान लेता हूं कि मैं 8,000 यूनिट तो बेच ही रहा हूं, किस रेट पर बेच रहा हूं, एक्स रुपए पर यूनिट, और उसमें से खर्चे लेस करता गया। वेरिएबल कॉस्ट 250 रुपए पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे ही रखा है हर साल का 1.5 लाख रुपया, हर साल का 1.5 लाख, कौन सा, प्रमोशनल एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने कहा 25 लाख रुपए लग रहे हैं, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा और 4 साल का लाइफ है, तो 6-25, और फिक्स कॉस्ट जो एडिशनल लग रही है वो भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। पीबीटी आया, लेस टैक्स किया, पीएटी आया, वापस डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दिया और कैश इनफ्लो आ गया। एक्स की कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, माइनस माइनस वाला वैल्यूज यहाँ पे बड़ा ध्यान से करना होता है। कैश इनफ्लो हर साल का आया, हर साल का सेम है ना, क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा वहां ले चलते हैं, कहां पे, यहां पे ले चलते हैं इक्विवेलेंट में, तो वहां पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब मैंने इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर रखा और एक्स की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, और फिर मुझे पता चला कि अच्छा अगर मैं 400 रुपए में बेच देता हूं तो मैं 15% वाला डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर सकता हूं, क्योंकि 15% से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर करके, एट आईआरआर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कि अगर मैं 400 में बेचता हूँ तो यस मेरा आउटफ्लो और इनफ्लो क्या आएगा, बराबर होगा 15% से। सो 15% कमा लूंगा मैं। क्लियर है वाली चीज, डन। याद आया कुछ, आया सर। 16 तो चुन्नू सा था, हाँ 17th, हाँ 17 वाला मस्त था ना क्वेश्चन, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत इंतजार में हूँ कि ये वाला क्वेश्चन दे एग्जाम में तुम लोगों को, ठीक है ना, मैं तो दूंगा। फॉलोइंग आर द डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ पीकेजे लिमिटेड। सुनो इसमें क्या बोला, एनुअल कॉस्ट सेविंग, मैंने कहा एनुअल कॉस्ट सेविंग मतलब एनुअल कैश इनफ्लो, सेविंग इन कॉस्ट मतलब इनफ्लो। ओके, लाइफ 4 साल है, आईआरआर 15% है, पीआई दे रखा है, एनपीवी पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूछ लिया और पे बैक पूछ लिया। कितनी चीजें पूछ ली, 4 चीजें। और ये नंबरिंग मैंने उल्टा पुल्टा क्यों लगाया, ऐसे सॉल्व करना है। स्टार्ट विद आईआरआर और फिर पहला जो चीज कैलकुलेट होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दूसरा कैलकुलेट होगा एनपीवी, तीसरे नंबर पे कैलकुलेट होगा पे बैक पीरियड, और चौथे नंबर सबसे लास्ट में होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और सबसे लास्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, बीच में चाहे एनपीवी कैलकुलेट कर लो चाहे पे बैक कैलकुलेट कर दो, वो आपकी इच्छा। अब कैसे होगा सर, सेम वही बेसिस, क्या, आईआरआर को यूज करना। आईआरआर पे इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये जो एनुअल कैश इनफ्लो मुझे दे रखे हैं हर साल सेम है ना, क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जी क्यूमुलेटिव फैक्टर कौन सी रेट वाला लेंगे, आईआरआर वाला, क्योंकि एट आईआरआर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होते हैं, बराबर। तो मैंने देखा 15%, 15% पे क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना, 2.855। तो अगर मैं 40,000 को 2.855 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ही क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, अगर हम इनफ्लो को किस रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, आईआरआर। आई रिपीट, अगर मैं इनफ्लो को आईआरआर से डिस्काउंटिंग करूं तो जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है, वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है। तो मैंने आईआरआर पे इनफ्लो आउटफ्लो बराबर वाला फॉर्मूला लगाया, जो भी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया था। वहां से मैंने क्या किया, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और आईआरआर से जब इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सिंपली। ओके, ये आ गई मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर मैं एनपीवी कैलकुलेट कर लिया, मैंने कहा एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लेकिन सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि 4 साल इनफ्लो हो रहे हैं। लेकिन एनपीवी और जो पीआई मेथड होता है उसमें जो इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है वो तो डब्ल्यूएसीसी से निकाला जाता है।
बट WACC तो खुद उसने मुझसे पूछा है कि बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आने का अभी कोई सीन नहीं है। बट इसके लिए क्या मुझे PI दे रखा था? यस, इसके लिए मुझे PI गिवन था। PI मुझे गिवन था 1.064, तो मैंने PI का फॉर्मूला लगाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो था ना मेरे पास, PI है ना मेरे पास, आउटफ्लो को अगर मैं PI से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा कि नहीं आएगा? आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कौन सी वाली रेट से? WACC से, जो मुझे NPV में चाहिए होता है। NPV और PI में दोनों में WACC से डिस्काउंटिंग होता है। अब मेरे पास जब इनफ्लो आ गया तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो। मैंने कहा शॉर्ट तरीका भी है मेरे पास, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं ना। 1.064 PI है तो इसमें 1 रुपया तो अपना आउटफ्लो ही है, 0.064 की तो NPV है। हाँ, तो अगर मैं 1,14,200 को अगर 0.064 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट NPV वाला पार्ट आ जाएगा। बताया था ना मैंने ये वाला चीज। फिर ओके, डायरेक्ट NPV वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपया तो मेरा आउटफ्लो है, वो तो इनफ्लो हुआ तो क्या मेरा लगाया हुआ पैसा मुझे रिकवर हुआ, उसके ऊपर जो मिला दैट इज NPV। ओके, फिर पेबैक भी आ जाएगा। पेबैक कैसे आता है? हर साल सेम है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपन पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट कर चुके थे, अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो 40,000। ओके, और लास्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा अच्छा यार सर डिस्काउंटिंग रेट कैसे पता करेंगे? मैंने कहा डिस्काउंटिंग रेट के लिए देखो बड़ा सिंपल सा है, याद रखना पड़ता है, 2-4 बार प्रैक्टिस से आता है। फॉर्मूला वही लगेगा, क्या कि हर साल के कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आपके पास क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था? हाँ जी था, WACC से। क्या आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो था? हाँ जी था। तो क्या आप क्यूमुलेटिव फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो? यस, हम क्यूमुलेटिव फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब यही तो देखना है ना कि कौन सी वाली रेट पे 4 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर 3.038 आ रहा है। तो अपने को बहुत सारे डेटा गिवन थे, उसी में से तो चूज करना था। ये रहा 3.038, कौन सी रेट पे था? 12। सो 12% इज द डिस्काउंटिंग रेट WACC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है वाली चीज? सर एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हमको ऐसा नीचे दिया हुआ नहीं होता तो? ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल वाला मैसेज लगाना है कि देखो 4 साल से कौन सी रेट से P फैक्टर इसके बराबर आ रहा है, 2-4 करोगे जितने में आ जाएगा। क्लियर है? सर 12 कैसे? फिर भी एक आइडिया बताओ ना। मैंने कहा देखो IRR कितना है? 15 है, तो ऑब्वियसली WACC उससे कम ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा NPV क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो आप IRR तो 15% तो कमा ही रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट 15% से कम ही कंसिडर करो। तो 15% से कम वाले में देख लेंगे कहाँ पे क्यूमुलेटिव फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? ओके जी सर, ये भी हो गया, बता दिया सर आपने, रिकॉल हो गया सर हमको, है ना। अभी अगर हर साल का अलग अलग हो, एक हल्का सा ये भी बता देता हूँ। तो देखो हर साल का अगर अलग अलग होता है ना, तो देख लो आंसर में क्या है। हर साल का क्या करना पड़ता है? अलग अलग कैश इन। वो क्वेश्चन था जिसने अपना दिमाग खराब करता है ना, बहुत बड़ा होता है ऐसा। यूं हर साल का मुश्किल से नहीं आया था। एक्चुअली क्या था, पहले तो डेप्रिसिएशन सबका, और पहली बात तो 2 प्रोजेक्ट थे, तो 2 का अलग अलग कैलकुलेट करना था। तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकाला अपन ने, तो और डेप्रिसिएशन भी अलग अलग क्यों निकालना पड़ा? SYD मेथड था, SLM दे देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। SYD था तो हर साल का तो डेप्रिसिएशन अलग निकालो, हाँ, K का अलग, प्रोजेक्ट R का अलग। और उसके बाद मेन आंसर चालू हुआ था, तो मेन आंसर में भी क्या होता है, हर साल का अगर डेप्रिसिएशन अलग अलग है तो हर साल के प्रॉफिट अलग अलग होंगे, और हर साल के प्रॉफिट अलग अलग होंगे तो हर साल के कैश फ्लोज भी फिर। तो खर्चा या इनकम में से कोई भी एक फैक्टर भी, खर्चे का एक फैक्टर या इनकम का एक फैक्टर भी अगर अलग हो गया ना, तो अपने को हर साल का फिर अलग अलग ही करना पड़ता है। तो हर साल के लिए हमने अलग अलग कैश फ्लो कैलकुलेट किया था, P फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। तो सेक्शन वही है, लेंदी था बहुत ज्यादा, ठीक है ना, है सब कुछ वही। अच्छा, इसके अंदर वो भी था कंसेप्ट, स्टार्टिंग में क्या लग रहा है? वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया तो वर्किंग कैपिटल लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल आपका क्या माना जाता है? आउटफ्लो माना जाता है। और लास्ट में वर्किंग कैपिटल क्या माना जाता है? वो रिलीज हो जाता है, तो इनफ्लो माना जाता है। इनफ्लो, पहले आउटफ्लो कंसिडर करना और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसी चीज को आप इनफ्लो कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन वाला बोलेगा नहीं उसके लिए, बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, हो गया कैपिटल बस्टिंग रिवाइज। चलिए, थैंक यू, टेक केयर देन, बाय।